नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अलका गुप्ता, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से। एबीवीपी अवध के पेज से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी एबीवीपी अवध के जितने भी पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुझे आज आप सबसे बात करने का मौका दिया। मेरा तहे दिल से उन सबको शुक्रिया, घनश्याम जी को, सर्वेश जी को और भी जितने एबीवीपी के पदाधिकारी हैं। तो आज हम कोरोना समस्या जो कि पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में फैली हुई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगी कि सब बैठ के 3 बार लंबा ओम का हम उच्चारण करें, डीप ब्रीदिंग के साथ। उसके बाद हम अपनी आज की बात आगे बढ़ाएंगे। कोरोना जो वैश्विक महामारी है, ये समस्या कहाँ से आई, कैसे आई, अब बच्चा आज इसके बारे में जान रहा है। इतनी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी है और सब अवेयर है इस बारे में। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। लगभग पूरे विश्व के 100 देशों में इस वैश्विक महामारी ने अपने पैर पसारे हुए हैं। लाखों की संख्या में लोग मरे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, और लोगों को बंद कर दिया है अपने घरों में इस बीमारी ने। तो आज का जो हमारा विषय है कि कोरोना की जो बीमारी है, इसको हम अपनी जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है और भी जो चिकित्सा पद्धति हैं, उसके माध्यम से हम इसको कैसे प्रिवेंशन करें, इस बीमारी से कैसे अपने आप को बचाएं, और अगर थोड़ा प्रभावित हैं तो उन चीज़ों से कंट्रोल करें, और आगे ना हम इस कोरोना से ही बल्कि आगे भी आने वाली किसी भी बीमारी से हम प्रभावित ना हो, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि जो कोरोना के संदर्भ में हमारे जो भारत सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में इस महामारी को इतने अच्छे ढंग से निर्देशित किया गया और इतने अच्छे से कंट्रोल किया गया। अगर हम पूरे विश्व की जो हम और देशों की अगर हम व्यवस्था देखें, वहाँ पर जिस प्रकार से क्षति हुई है, जिस प्रकार से मृत्यु दर का जो ग्राफ बढ़ा है, हमारे देश में इतनी जनसंख्या होने के बाद भी और इतना जो है विविधता होने के बाद, इतनी सारी समस्याओं के होने के बाद भी इतना कंट्रोल है। तो सबसे पहले तो साधुवाद के पात्र हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो हमें जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी निर्देश हैं, जो भी एडवाइजरी हैं, उनका हमको पूरी तरीके से पालन करना है और उसमें कोई हमें कोताही नहीं बरतनी है। वो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो सेल्फ क्वारंटाइन करना हो, अपने आप को हाइजीन हो, हाथ धोना हो, सैनिटाइज करना हो, किसी भी तरीके की कोई भी जो भी गाइडलाइंस हैं, एडवाइजरी है, उसका हमको पूरी तरह पूरे अनुशासन के साथ पालन करना है। और जो अपने स्वास्थ्य के लिए वो हमारा अपना व्यक्तिगत प्रयास है। तो 2 लेवल पर हम इस बीमारी को जीतेंगे, एक तो सामाजिक स्तर पर, एक
व्यक्तिगत स्तर पर हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, तात्कालिक जो भी चल रही है और आगामी उसके लिए भी, ना सिर्फ कोरोना के लिए बल्कि आगे, क्योंकि शरीर है तो व्याधि है, शरीर व्याधियों का घर है। कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हमेशा अंदर से भी आती हैं और बाहरी से भी आती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से भी आती हैं। तो हमें ये सोचना होगा, क्योंकि कोरोना ये जो समस्या आई है, समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, आर्थिक रूप सामाजिक रूप से पूरा विश्व हिल चुका है, अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। लेकिन अगर हम समस्या को सिर्फ नकारात्मक रूप से लेंगे तो हमको अवसाद होगा, तनाव होगा और हम उसके बारे में उससे उबर पाने में, उसके उपायों के बारे में हम ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। तो हमें कोरोना को सकारात्मक रूप से लेना है और ये सोचना है कि ये जो बीमारी आई, ये क्यों आई और क्या संदेश लेकर आई, क्या प्रश्न लेकर आई, क्या हमको उसके उत्तर मिले, क्या हमें सोचना है आगे के समाज के बारे में और आगे की समस्याओं के बारे में। तो निश्चित तौर पर पहला जो कारण आता है वो प्रकृति से छेड़छाड़ आता है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी जो पूरा इकोसिस्टम है, उसके साथ हमने जो छेड़छाड़ की है अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए, जो ज्ञान का जो हमने दुरुपयोग किया, तकनीकी का जो दुरुपयोग किया, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की, ये वन ऑफ द रीजंस, ये कोरोना एक महामारी उसका बहुत बड़ा एक कारण है। तो हमें ये सोचना होगा कि हम जो ये प्रकृति है, हम प्रकृति के अंश हैं, प्रकृति से अलग कभी नहीं हो सकते। प्रकृति जैसे एक माँ हमें 9 महीने पेट में रख करती है, प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, क्योंकि प्रकृति जिन 5 तत्वों से बना है, हमारा शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है। तो हम किसी भी तरीके से हम अपने आप को अलग नहीं करते, और जिस क्षण हम अपने आप को अलग करते हैं उसी क्षण हमको व्याधियों के रूप में समस्याएं हमारे साथ हैं और हमें कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा संदेश है कोरोना के माध्यम से कि हमें अपनी प्रकृति को, हमें अपने जैव तंत्र को, पशुओं को, अन्य जो पशु हैं वो भी समझना होगा। जो हमारी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, उनको अपने मूल स्वरूप में जो भी बचा है उनको हमें संरक्षित करना है, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और पूरे देश के स्तर पर, तब पूरे वैश्विक स्तर पर अपने आप चीजें ठीक होंगी। तो ये तो एक सामाजिक संदेश हुआ। अब कोरोना की समस्या जो है, समस्या ये जो कोरोना महामारी की समस्या के रूप में अब हम इसकी चर्चा करेंगे, तो इसमें ज्यादा पहली बात तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। जितने भी अभी तक हम आंकड़े देखते आए हैं, इसमें ठीक है, संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है क्योंकि ये मैन टू मैन है और ये कम्युनिटी डिजीज है, तो इससे संक्रमण एक दूसरे के संपर्क आने से जल्दी फैलता है। लेकिन इसमें जो फैटिलिटी रेट है वो उतना ज्यादा नहीं, 1% से ज्यादा नहीं है, और वो भी उनका है जो ऑलरेडी बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज है और मेडिकल कंडीशन से प्रभावित हैं या बीमारियां उनको हैं, तो उनके साथ ही कुछ जो भी दुर्घटना हुई है उनके साथ ही ज्यादा हुई है। अदरवाइज जो एक सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला व्यक्ति है उसको इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रिकॉशन लेना है और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना है और उसको बढ़ाना है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हम प्रिवेंटिव मोड में भी बात करेंगे, प्रमोटिव मोड में भी बात करेंगे और क्यूरेटिव मोड में भी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आयुर्वेद से। आयुर्वेद जो कि हमारा 5000 साल पुराना चिकित्सा विज्ञान है और वैज्ञानिक है, प्रूवन है, प्रकृति पर आधारित है, उसका कोई इफेक्ट्स नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि वो एक होलिस्टिक, एक दिशा में उसका कोई उपचार नहीं होता है। एक दिशा में कोई उपचार हमारे शरीर के लिए काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो शरीर, मन, आत्मा तीनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो जब उपचार कोई होता है, वो भले ही एक छोटी सी बीमारी, बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, तो हमें उसके जो मूल कारण पर सबसे पहले जाना चाहिए कि उसका कारण क्या है, फिर उसका निवारण पर हमें जाना चाहिए। डायरेक्ट जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम और हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, एक ये मेजर फर्क यही है कि हम जो है रोगी की चिकित्सा करते हैं, रोग की चिकित्सा नहीं करते। यानी कि हम लाक्षणिक जो सिम्पटम बेस्ड है उस पर हम कोई चिकित्सा नहीं करते। हम रोगी के पूरे उसके जो है कहना चाहिए मानसिक अवस्था को भी, उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था को, उसकी शारीरिक अवस्था को पूरा उसका डायग्नोसिस करते हैं। फिर उस जो भी समस्या है उसके रूट में जाते हैं और उसको
कई सारी पद्धतियों से, उसमें खान पान भी होगा, उसमें आपकी जीवन शैली होगी, दिनचर्या होगी और सद्वृत्ति होगी, तो सब पर हम उस पर प्रकाश डालते हैं, तब वो रोग समूल नष्ट होता है, मूल से नष्ट होता है, और फिर उसकी दोबारा पनपने की जो शंका होती है वो पूरी तरह से मिट जाती है अगर हम उस चीज को कंटिन्यू करते हैं, उस जीवन शैली को, उस खान पान को, आहार को, विहार को। तो जब हम आयुर्वेद से हम शुरुआत करेंगे, हम योग पर भी बात करेंगे, हम प्राकृतिक चिकित्सा पर भी बात करेंगे कोरोना को लेकर। कोरोना चूंकि एक रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम की एक प्रॉब्लम है, जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की परिभाषा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, उसमें एक बहुत ही अच्छा एक श्लोक है कि सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभि धीयते। मतलब जिसके तीनों दोष समान है, यानी कि ना तो वात कुपित है, ना तो पित्त कुपित है, ना जो है कफ कुपित है, तीनों बैलेंस्ड हैं। सम धातु जिसकी सातों धातु में पुष्ट हैं, क्रिया जो है प्रॉपर होती है, जो मल विसर्जन है, मूत्र विसर्जन है, वो जो दोनों प्रहर का जो प्राविधान है वो भली भांति होता है, और हमारी आत्मा प्रसन्न है, मन हमारा जो है स्थिर है, चंचल नहीं है, इंद्रियां वश में है, तो वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। आत्मा प्रसन्न का अर्थ है कि आत्मा अपने मूलभूत गुणों में अवस्थित है। आत्मा के अपने मूलभूत गुण क्या है कि प्रेम करना, आत्मा का मूलभूत गुण है कि संवेदनशील होना, कंपैशन होना, और जो है परोपकार की भावना होना। जितने करुणा से संबंधित जितने भी गुण हैं वो हमारी आत्मा के गुण हैं, और वही गुण हमें मानव असल में हमें मानवीय गुणों के साथ हमें असल में एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। तो आत्मा के अपने मूल गुणों में अवस्थित होना, इंद्रियों पर नियंत्रण होना, क्योंकि इंद्रिय नियंत्रण ना होना एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी का। इंद्रिय नियंत्रण क्यों है कारण कि अगर जो 10 हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, हम जानते हैं कि उसका क्या कार्य, अगर मान लीजिए हमारी जिह्वा है, जीभ है, या हमारी आंख है, कान है, नाक है, या त्वचा है, जो भी इंद्रियां हैं अगर वो अपना कार्य भली भांति कर रही हैं तो हम स्वस्थ हैं। हमारी जीभ को पता है कि ये चीज हमारे लिए अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये गलत है, ये सही है, ये हमारे लिए नुकसानदायक, इसके बावजूद भी हम अगर उस चीज को हम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो फिर वो निश्चित तौर पर हमको कहीं ना कहीं किसी भी मोड़ पर वो नुकसान देगी, जिसको कि हम आयुर्वेद की भाषा में प्रज्ञापराध भी कहते हैं। प्रज्ञापराध क्या होता है कि हमें उस चीज का ज्ञान तो है लेकिन हम उसका अनुसरण नहीं करते, हम उसको फॉलो नहीं करते। तो जब तीनों दोष हमारे जो है समान हो, ऊपर नीचे नहीं हो, बैलेंस्ड हो, धातुएं हमारी पुष्ट हो, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र वीर्य जितने भी हैं उनका भली भांति पोषण हो रहा हो, और वो सभी अंगों को पुष्ट करती हो, मल का विसर्जन प्रॉपर हो, आत्मा मन और इंद्रिय सब हमारी प्रसन्न हो, वही व्यक्ति स्वस्थ है। और जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो आयुर्वेद की परिभाषा है उसी के ही फॉर्मेट की भी परिभाषा है कि जो ओनली फिजिकल डिजीजेस का क्योर हो, नॉट सिंबल ऑफ हेल्दी पर्सन। जो एक हेल्दी पर्सन है उसको मेंटली भी रिजॉल्व होना चाहिए और सोशल वेलबींग भी होना चाहिए। तो WHO भी जो एक स्वास्थ्य की जो उसने परिभाषा है वो होलिस्टिक वे में ही दी है। तो ये जो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से ये जो श्लोक है इसी को ही हम अभी आगे एक्सपैंड करेंगे कि इसके आधार पर हम अपने स्वास्थ्य का कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं, और इसके आधार पर हम कैसे अपना सेल्फ डायग्नोसिस करके कि ठीक है दोष है। एक तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा एक हर व्यक्ति का एक वात पित्त कफ जो 3 दोष हैं, कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट एक दोष होता है कि मेरा कोई दोष होगा। आप में से जितने लोग हैं उनमें वात की अधिकता अधिक होगी, मतलब वात अधिक होगा, कफ अधिक होगा, पित्त अधिक होगा। वो एक बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बॉडी की जो हमारा शरीर की जो संरचना है, संविधान है, उसको जानना जरूरी है। तो वो तो खैर एक बात की बात है कि एक योग चिकित्सक से आप जो है अपने बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन जान सकते हैं, फिर उसके आधार पर ही आप अपना आहार विहार, जीवन शैली और जो खान पान है, अगर आपका कफ का नेचर है तो निश्चित तौर पर आपको कफ वर्धक भोजन नहीं करना होगा, जो कफ को नाश करते हैं, कफ नाशक भोजन नहीं करना होगा। लेकिन अगर
इस बारे में अवेयर नहीं है कि हमारा जो नेचर है कफ का है, कफ वाला है, तो और हम कफ बढ़ाने वाला भोजन अगर हम करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर व्याधियां आएंगी। तो ये एक बात की बात है कि हम अपना जो शरीर, जो हमारी जो संरचना है, जो हमारा संविधान है, विधान है, उसको जानना जरूरी है। इसके बाद आहार विहार हमारा उसी पर आधारित होगा, जो हमारे शरीर की जो हमारी संरचना है उसके ऊपर ही होगा। तो जब कोरोना के संदर्भ में हम बात करते हैं तो ये, जैसा कि मैंने बताया, कि हमारे श्वसन तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और श्वसन तंत्र में सबसे ज्यादा कफ का प्रभाव होता है। तो कफ को हमें कैसे कम करना है और कफ हमारा जो है स्थिर रहे, बैलेंस रहे। कोरोना के जो सबसे जो प्रभावित एरिया होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जरूरी नहीं है सब में सब लक्षण आए, किसी को जो है सिर्फ अपर जो ट्रैक्ट है वो प्रभावित करता है, जिसमें कि हमारा नाक होता है और गला होता है, और जो लोअर में होता है वो मेजरली लंग्स हमारे प्रभावित होते हैं। और उसमें भी क्या होता है, म्यूकस का एक्यूमुलेशन होता है, कफ होता है और बलगम बनता है। तो ये जो एक मेजर लक्षण है, बुखार होता है, बॉडी एक होता है, फटीग होता है, ये सब लक्षण है कोरोना के प्राथमिक। तो आयुर्वेद के हिसाब से जब हम आहार विहार और जीवन शैली की बात करें तो जीवन शैली का अर्थ होता है कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारा एक एक एक्शन कैसा होना चाहिए। एक एक एक्शन में हमारे शरीर की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको मद्देनजर रखते ही हमको कोई भी चीज करनी है, वो चाहे भोजन हो, वो चाहे कोई हमारा कर्म हो, वो उठना हो, बैठना हो, सोना हो, सांस लेना हो, कोई भी क्रिया है, सबके पीछे ज्ञान है और सबके पीछे कोई ना कोई आधार है। तो आयुर्वेद भोजन के बारे में क्या कहता है कि इसमें हमारी ऐसा भोजन हमें लेना है जो हमारी सातों धातुओं को पोषित करे, मतलब रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मल, शुक्र, वीर्य, जितने भी हमारी ये सप्त धातुएं हैं ये पोषित हों, ऐसा हमें भोजन लेना है। कंप्लीटनेस, आयुर्वेद जो हमारा पुराना भोजन होता था, पूरी भरी थाली का कॉन्सेप्ट होता था, जिसमें हर चीज होती थी, जिसमें आज की भाषा में आयुर्वेद में तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये टर्म नहीं यूज होते थे, लेकिन अगर हम आधुनिक मॉडर्न उसमें अगर हम टर्म में समझें तो ये हमारे जो शरीर की जो आवश्यकता होती है उसमें जो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 45 न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं। 45 न्यूट्रिएंट में 2 को हम माइनस कर देते हैं, ऑक्सीजन और वाटर, बाकी बचते हैं 43 न्यूट्रिएंट, मतलब पोषक तत्व। और वो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, इन 5 सेगमेंट्स में हम उनको बांट देते हैं। और वो जो 5 ये जो हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं इनको भी हम फिर भोजन के आधार पर फिर हम इनको 3 श्रेणी में बांट देते हैं, कि जैसे सीड्स, नट्स और लेग्यूम्स, इसके बाद वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये 3 सेगमेंट में हम बाकी के 43 जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे हैं उनको हम फिर बांट देते हैं। तो उसमें हमारा सब चीजों का उसमें प्रधानता होनी चाहिए, उसमें जो है कार्ब भी हो, उसमें फैट भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें सब्जियां भी हो, उसमें फल हो। बॉडी का जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अम्ल और क्षार दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अम्ल जो है उसका जो प्रोपोर्शन है 80-20 का, 80% एल्कलाइन हमारी बॉडी होनी चाहिए और 20% हमारी एसिडिक बॉडी होनी चाहिए। तो एल्कलाइन एसिडिक जो बैलेंस है ये हमारी हेल्थ के मेंटेनेंस, डिजीज के क्योर का आधार है। अगर 80-20 का प्रोपोर्शन हम मेंटेन रखते हैं तो हमको कोई व्याधि आहार के स्तर पर कभी नहीं होगी। और ये एल्कलाइन जो से ये कहाँ से आएगा, तो जो क्षार है, क्षारीय चीजें हैं वो सबसे ज्यादा किसमें है, सब्जियों में है। सब्जियों में भी हम किसी चीज को कैसे लेते हैं, कैसे ग्रहण करें, कैसे खाते हैं, प्रकृति की कोई भी चीज हमें प्रकृति के जितने ज्यादा करीब हो, जितनी ज्यादा उसके साथ प्रोसेस कम से कम हो, उसमें रिफाइंड नहीं हो, उसमें लेस कुकिंग हो, उसमें कम मसाले भी जो अगर हम डालते, मसाले निश्चित तौर पर बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन हमारी जो भारतीय जो
कुकिंग होती है, जो हम पकाते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है कि हम खाते तो हेल्दी चीजें ही हैं, लेकिन उसके पकाने के ढंग से क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो सब खत्म हो जाती हैं। तो हमें एक ऐसा अभ्यास डालना है कि जो हमारा खाना पकाने का जो विधि है वो कम कुकिंग की हो, स्टीम्ड हो, बॉइल्ड हो। बॉइल्ड होने से क्या होता है कि जो जिस पानी हम सब्जियों को बॉयल करते हैं उसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज सस्टेन रहती हैं और वो हमें पूरा लाभ देती हैं। तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम रॉ फूड खाएं, स्प्राउट्स खाएं, एल्कलाइन फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स जो सीजनल हो वो खाएं, ऋतुचर्या के हिसाब से। हमारे भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं और हर ऋतु के हिसाब से अनाज अलग है, सब्जियां अलग हैं, फल अलग है। तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, कहना चाहिए कि हर ऋतु के अनुसार हमारे यहाँ इतनी तरीके की वैरायटी है, विविधता है। लेकिन क्या है कि आज की पीढ़ी में ज्ञान नहीं है। अब जैसे जो अभी ये महीना चल रहा है, अब अगर ये कोरोना नहीं भी होता तो ये महीना जो होता है कफ का इसमें प्रकोप होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो शरद ऋतु जो इसके पहले बीत गई, इसमें हमारा कफ एक्यूमुलेट होता है हम, और जब ये गर्मी बढ़ना शुरू हो गई तो जो अंदर एक्यूमुलेटेड हमारा जो कफ होता है गर्मी के कारण वो मेल्ट होता है, डाइल्यूट होता है। तो वो जब कफ डाइल्यूट होता है तो ऑटोमेटिकली कुछ हमें समस्याएं आती ही हैं। बुखार होगा, सर्दी होगा, जुकाम होगा, इस तरह की शरीर में दर्द होगा, बॉडी होगा। अब चूंकि कोरोना है तो कोरोना इसमें और ऐड हो गया। तो अब ये जो हमारा जो महीना है इसमें इस महीने के हिसाब से हमारे आयुर्वेद में भोजन का वर्णन है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। इस महीने में, इस ऋतु में हमें जो हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो हल्का भोजन होगा वो हमारे कफ का नाश करेगा। अगर हम बहुत ज्यादा गरिष्ठ खाएंगे, बहुत ज्यादा हम ऑयली खाएंगे तो वो हमारे कफ को और बढ़ाएगा। तो हल्का सुपाच्य भोजन करें। हरड़ का सेवन जरूर करें। इस महीने हरड़ तो हमें साल भर ही लेना है, लेकिन हरड़ का कॉम्बिनेशन होता है। हर महीने में हरड़ को अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ लेने से वो हरड़ के बारे में आयुर्वेद में उद्धृत है कि हरड़ हमारी दूसरी माता है, जिसकी मार गई हो वो हरड़ उसका पालन करती है। इस लेवल तक का हरड़ को स्थान दिया गया हमारे आयुर्वेद में। तो हरड़ का सेवन हमें साल भर करना है। उसका ज्ञान हमें लेना हुआ कि बाकी के महीनों में हमें कैसे लेना है, लेकिन जो ये महीना है इसमें हम गुड़ के साथ हरड़ को ले। हरड़ को कैसे लेना है? छोटी हरड़ को हल्का सा घी मिक्स कर लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। इसके बाद जो अच्छा गुड़ हो, गुड़ थोड़ा पुराना ही लेना चाहिए। जो पुराना गुड़ होता है वो कफ नाशक होता है, वो कफ को मारता है, कफ को कम करता है। तो हरड़ का हम सेवन करना है इस पूरे महीने में भोजन के बाद। और एक शीशी में जो है आप हरड़ को हल्का सा जो है कढ़ाई में घी, देशी घी में, गाय के देशी घी में भूनिए, उसका पाउडर बना लीजिए। और गुड़ का जो है पाउडर करके उसको जो है 2 से 3 ग्राम बच्चे को और बड़ों को, किसी बच्चों के लिए तो हरड़ बहुत ही अच्छा है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। उनका कफ जो छाती में जमा हो जाता है वो छोटा बच्चा ज्यादा बता नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो कफ की समस्या बहुत होती है। तो हरड़ जरूर देना चाहिए, वो चाहे घुट्टी के माध्यम से दें चाहे वैसे भी दें। तो इस ये जो महीना चल रहा है, ये जो ऋतुकाल चल रहा है, इसमें आयुर्वेद के हिसाब से भोजन का वर्णन है। हल्का सुपाच्य लें, मूंग की दाल लें, जो अभी अब हरी आने लगी है, परवल है, परवल को आप हल्का सा स्टीम करके ले सकते हैं। हल्की काली मिर्च डाल के, काली मिर्च कफ का जो है नाश करती है, कफ नाशक होती है। तो परवल को अगर वो देशी है बिना खाद पानी का तो आप छीलिए मत उसको, उसका छिलका मत उतारिए। स्टीम करके सेंधा नमक डाल के, काला नमक डाल के और काली मिर्च डाल के हल्का सा देशी घी में बस सिंपल आपको हल्का सा स्टीम करना है, बहुत ज्यादा उसको प्रोसेस नहीं करना है। आप जब इस तरीके से अपने खाने का अभ्यास डाल लेंगे तो आपको जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप सब्जी फल अनाज के रूप में ले रहे हैं, उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। उसका पूरा आपको पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर में जाएंगे। और शरीर का जो सेलुलर लेवल पर हमारी जो हेल्थ होती है, जो हमारा पोषक तत्व होते हैं, वो सेल्स, टिश्यू, देन ऑर्गन्स। तो सेलुलर लेवल हमको हेल्थ गेन होती है जब हम भोजन को, आहार को सही विधि से, सही समय पर, सही मात्रा में हम लेते हैं।
विधि भी जरूरी है कि आप धीरे खाएं, चबा कर खाएं। चबा कर क्यों खाएं? क्योंकि जितना आप धीरे खाएंगे, चबा कर खाएंगे, उतना ज्यादा लार आपकी बनेगी, और लार में मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं और वो आपके डाइजेशन में सहायक होती हैं। खाने के बीच में सभी को ये बेसिक चीजें पता है, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो खाने के बीच में बहुत कम पानी पीना है, बाद में आधे घंटे बाद पीना है, बाद में आधे घंटे बाद, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है, जठराग्नि उस समय पूरा प्रदीप्त होती है, क्योंकि उसको पाचन करना है, जो हमने अपना खाना अंदर डाला उसको पचाना है। लेकिन अगर आप पानी पी के उस अग्नि को बुझा देते हैं तो वो खाना क्या अधपचा और बिना किसी पोषक तत्व को दिए हमारे शरीर में पड़ा रहता है, और 80 से ज्यादा बीमारियों को पैदा करता है। पेट से हमारी 80 से ज्यादा बीमारियां जो से होती हैं, और वो क्यों होती है? सही भोजन का ना होना, सही विधि से ना खाना, और उसके द्वारा जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए वो नहीं होते, और वो मल के रूप में सड़ता रहता है, और हमें तरह तरीके की व्याधियां होती रहती हैं, और ये व्याधि कैंसर तक चली जाती है। इसको हमें बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, छोटे में नहीं लेना चाहिए, कि हमें भोजन को कैसे करना है, को कैसे पचाना है। ये छोटी छोटी बातें हमें रोजमर्रा में अपने अभ्यास में डालना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार अपने जितने भी पेशेंट हैं और मुझसे जो सलाह लेते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि कोरोना का ये समय समझ लीजिए हमारे लिए वरदान के रूप में आया है, हमको जोड़ने के लिए आया है। ये समय है खुद के आत्मचिंतन का, आत्म मंथन का, समुद्र मंथन जैसे हुआ था। समुद्र मंथन में क्या हुआ था? विष भी निकला, अमृत भी निकला। अमृत जो है निश्चित तौर पर जो है जीवनदायिनी होता है, और विष होता है तो वो जो है नकारात्मकता लेकर आता है। तो हमें भी ये मंथन करना जरूरी है और निकालना जरूरी है कि क्या विष है, क्या अमृत है। और ये बहुत अच्छा समय, क्योंकि सामान्य जीवन में जब हम अपने काम में व्यस्त होते हैं तो हमें यही शिकायत होती है कि समय नहीं है। अभी इतना समय है कि आप उस समय का इतना अच्छा उपयोग करिए और अपने स्वास्थ्य के लिए करिए। क्योंकि ये जो कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, इसको व्यर्थ में तो नहीं कहा गया है। अगर आप निरोगी नहीं हैं, आपके अंदर ताकत, स्नायुओं में बल नहीं है, आपका जो है रक्त संचार अच्छे से नहीं होता, आपके भोजन का पाचन नहीं होता, आपका मल विसर्जन नहीं होता अच्छे से, आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, आपका सिर दर्द बना रहता है, आपको अवसाद है, किसी भी तरह की कोई समस्या, यकीन मानिए सुख एक तरफ लगते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता जब हम बीमार होते हैं। और जब हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो तरह तरीके के हमारे अंदर क्रिएटिव आइडियाज भी आते हैं और हम आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो पहला सुख निरोगी इसीलिए कहा गया है कि ये संसार का सबसे बड़ा सुख है, और इसका सबसे बड़ा जो एक बात है कि इसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। निरोगी काया सिर्फ आपके अपने पुरुषार्थ से आ सकता है। आपके पास सब कुछ है, चारों ओर प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, और वो भी निःशुल्क है। ऑक्सीजन निःशुल्क, नदी का पानी, सब कुछ निःशुल्क, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। तो ये कोरोना का जो समय है, ये हमको आत्मचिंतन का है, तो वो भी प्रक्रिया साथ साथ हमें करते रहना है। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के सुधार में जो भी एफर्ट्स हैं उनको हमें करते रहना है। तो बात की, अब सुबह उठना है, ये सब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने के जो लाभ हैं, क्या लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जो 5 एलिमेंट्स में सूर्य का जो प्रकाश है, वो हम विटामिन डी जो शाकाहारी है जी, आज जो हम लोगों को जो विटामिन डी नेचुरली जो मिलता है वो है सनलाइट। अब वो सनलाइट हम दिन भर नहीं ले सकते, क्योंकि पूरे दिन का जो सूर्य का प्रकाश है वो फिर जहरीला, विषाक्त होता है। सूर्योदय के 40 से 45 मिनट का जो सूर्य की रोशनियां होती हैं वो सबसे अधिक लाभकारी होती हैं, मेडिसिनल होती हैं, और शरीर में हमारे स्नायुओं को ताकत देती है, हमारे मांसपेशियों को बलिष्ठ करती है। तो सबसे अच्छा आजकल हम क्या कर सकते हैं कि विटामिन डी भी हमें, और साथ में हमारा शारीरिक श्रम एक्सरसाइज के माध्यम से, क्योंकि आहार के साथ साथ एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसको कि हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में इनकलकेट करना चाहिए, और थोड़ी मात्रा में ही सही करना चाहिए। क्योंकि जो व्याधि है, व्याधि से हम दूर एक क्या आधार है कि जो हमारे अंदर कोई व्याधि ना आए, जो चाहे मानसिक व्याधि हो चाहे शारीरिक व्याधि हो। प्रतिरोधक क्षमता,
रोग प्रतिरोधक क्षमता आजकल आप लोग बहुत एक कॉमन वर्ड हो गया, इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, इम्यूनिटी क्यों घटी, क्या कारण है, क्या नहीं है। तो इम्यूनिटी के बारे में ज्यादातर लोगों का एक मिथ है कि भोजन, तो उसमें भी विटामिन सी या ये खाएं ये पिए, नहीं, ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच है। खाना इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उसके अलावा इम्यूनिटी के बढ़ाने के और भी क्या आधार हैं? शारीरिक श्रम, अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, अवसाद, तनाव से दूर रहना, और जो हमारे अपने मूलभूत गुण हैं उन पर रहना, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में योगदान है। खाली हम विटामिन सी लेते रहे हमारा इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। अगर हम लगातार मेंटल स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, या हमारी सोच नहीं है, हमारी इम्यूनिटी कभी नहीं बढ़ सकती। आप लाख आंवला लेते रहें, गिलोय लेते रहें, और भी जो चीजें वो काम करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो हमें हर स्तर पर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का तर्क होता है कि भाई हम तो घर का काम करते हैं, तो हमें एक्सरसाइज अलग से करने की क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत है, क्योंकि जब एक्सरसाइज होती है तो एक्सरसाइज में हम कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं, और प्रॉपर जो हमारे जो श्वासों का जो डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन होता है, तो हमारे सेलुलर लेवल पर उस ऑक्सीजन की मात्रा सप्लाई होती है, हमारे जो स्वेटिंग होती है तो एलिमिनेशन होता है पसीने के माध्यम से, किडनी हेल्दी होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, फेस का ग्लो बढ़ता है, बाल काले होते हैं, जॉइंट्स हमारे मजबूत होते हैं। आजकल महिलाएं चाहे जितना घर का काम कर लें, पहले के जमाने में ये सब समस्याएं नहीं होती थी, लेकिन आजकल जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, ये सब कॉमन घर के काम करने के बाद भी क्यों है? क्योंकि जो है झुकना नहीं हो गया, जमीन में बैठना कम हो गया। तो ये सब एक्सरसाइज ही है। तो हमें क्या करना है? आप बहुत कुछ मत करिए कॉम्प्लिकेशन की, ये आसन करिए, ये व्यायाम करिए। थोड़ा सा क्या होता है कि व्यक्तिगत स्तर पर जब आपका कोई गाइड नहीं होता है या आपको कोई बताने वाला नहीं होता, तो मैं सबसे सिंपल एक सलाह देती हूँ कि आप सूर्य नमस्कार करिए। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार, अपनी जो है शारीरिक जो है आपकी कोई बीमारी है या आपकी जो उम्र है, उन सब के हिसाब से आप अपना सूर्य नमस्कार की संख्या निर्धारित कर लीजिए। 3, 5, 7, 21, 51, 101 तक आप कर सकते हैं, और फिर उसका प्रभाव देखिए। 12 मंत्र हैं सूर्य नमस्कार के, उन मंत्रों के साथ उन मंत्र आप करिए। आप सिर्फ ओम सूर्य नमः से ही करिए। जब सूर्योदय के समय तो आपको विटामिन डी भी मिलेगी, आप शारीरिक जो है श्रम भी हो जाएगा, दिन भर के लिए आपकी ऑक्सीजन भी एक स्टोर हो जाएगी, और आपका पूरा दिन एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ और बहुत पॉजिटिव सोच के साथ बीतेगा। ये एक गारंटीड है। आप इसको आप कल सुबह ही करके देखिएगा, और फिर उसका आप इस प्रभाव देखिए। सुबह आप उठिए, अलार्म लगा के नहीं अगर उठ पाते हैं, सूर्योदय के समय उठिए, और आप 5 बार करिए, 7 बार करिए ओम सूर्याय नमः, फिर प्रॉपर उसके पोजेस के साथ करिए, सूर्य की तरफ अपना मुंह करके, और उसमें आपका त्राटक भी होगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। लेकिन मेक श्योर कि ये 40 मिनट तक में ही करना है, क्योंकि इसके बाद जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विषाक्त हो जाती है, वो हमारे शरीर के लिए उतनी ज्यादा लाभदायक नहीं होती, उसका नुकसान होने की संभावना फिर ज्यादा हो जाती है। तो आप कल ही इस चीज को करके देखिए, फिर आप ये पूरे दिन उसके शरीर में कितनी पॉजिटिविटी रहती है, शारीरिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी। और सूर्य नमस्कार में आपका स्पिरिचुअलिटी जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी एक होता है। हमारा जो जुड़ाव है जो सुप्रीम पावर से, सूर्य से बड़ा ताकतवर, प्रकाश देने वाला और ऊर्जा देने वाला कोई स्रोत नहीं है। तो जब हम उस स्रोत के साथ अपने को कनेक्ट करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंश हमारे अंदर भी आएगा, और वो जो अंश लेकर हम पूरा दिन अपना व्यतीत करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत बहुत शक्तिशाली होगा और बहुत सकारात्मक होगा। तो आहार के स्तर पर हो गया, शारीरिक श्रम के स्तर पर हो गया। अब मन के स्तर पर अगर हम बात करें कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, मन के स्तर पर का मतलब है कि हमारा मन स्थिर हो, विचार, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे विचार होते हैं वैसा हम बन जाते हैं, जैसा आहार होता है वैसा हमारा शरीर बन जाता है। तो विचार को बांधना, विचार हमारे कैसे एक डायरेक्शन में हो, सकारात्मक हो, एक उद्देश्य के लिए हो, इंद्रियां हमारी कैसे हमारे नियंत्रण में हो, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में कैसे आए, क्योंकि इंद्रियों का जो नियंत्रण है, रिमोट कंट्रोल है, वो हमारे हाथ में होना चाहिए कि हम
हमारे सामने अगर कोई चीज खाने की रखी है और हमें पता है कि ये हमारे लिए जहर है, तो हमारे अंदर इतना विल पावर होना चाहिए कि हम उस चीज को किनारे कर कहते हैं नहीं, ये हमें नहीं खाना। तो ये होता है इंद्रिय नियंत्रण। और जब आप इस क्रिया में पारंगत हो जाते हैं तो आप जितेंद्रिय कहलाने लगते हैं, मतलब आपने इंद्रियों को जीत लिया। और वो एक स्वास्थ्य की एक सीढ़ी में एक बहुत आगे का एक कदम होता है जब आप जितेंद्रिय, उसी योग में जितेंद्रिय कहा जाता है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें, आत्मा के अपने मूलभूत गुणों में कैसे अवस्थित हों, कंपैशन कैसे लाएं, अंदर करुणा का भाव कैसे लाएं, अंदर संवेदनशीलता कैसे लाएं, इस दूसरों से प्यार कैसे करें। अब छोटा सा एक पौधा है, छोटा सा एक जीव बनते हैं, उससे भी हम कैसे कनेक्ट हों। आसपास हमारी नदियां हैं, पहाड़ हैं, आसमान है, सब कुछ है, ये सब हमारे मित्र हैं, ये सब हमारे ही हिस्सा है, हम इन सब से कैसे कंपैशनेट हों। तो ये हमें सीखना होगा और ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो इसके लिए है योग। हम योग की शिक्षा में जाएंगे, मन के स्तर पर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। तो योग के स्तर पर एक तो शारीरिक श्रम के लिए मैंने बोला कि आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करिए रोज में। आप संख्या अपने शारीरिक धीरे धीरे आपका जब जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, अब आप उसको बढ़ाते जाइए संख्या, उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सूर्य नमस्कार करने का। तो योग के स्तर पर अब हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे, तो उसमें कई बिंदु हैं। पहला है प्राणायाम। प्राणायाम के में हम क्या करें, प्राणायाम के स्तर पर वो प्राणायाम हम करेंगे जो हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करे, क्योंकि कोरोना हमारा मुख्य बिंदु है और कोरोना श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो हमारे श्वसन तंत्र के जितने भी अंग हैं उनको हम कैसे मजबूत बनाएं योग के माध्यम से। और योग में सबसे पहला जो स्टेप है वो यम नियम। अष्टांग योग की जब मैं बात करूं तो यम नियम तो है, यम नियम, लेकिन वो है हमारे नियमित जो है जीवन शैली और अभ्यास का वो विषय है। लेकिन जो क्रियात्मक चीजें हैं, क्रियात्मक चीजों में हमारी शुरुआत तो प्राणायाम से हम करेंगे। प्राणायाम में प्रमुख हम 5 प्राणायामों को स्थान देंगे। ज्यादा समय आपको नहीं करना है। आप क्या है, ये बहुत बड़ा एक ब्लॉकेज है कि योग शब्द हवा लगता है, कभी कभी बहुत भारी लगता है कि रोज में करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यकीन मानिए आप जब एक संकल्प शक्ति के साथ, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, संकल्प लेना ही होगा स्वस्थ रहने का। और वो अभी लेना होगा, आज लेना होगा कि मुझे स्वस्थ रहना है। एन केन प्रकारेण मैं अपना पूरा बल पुरुषार्थ, जितनी इच्छा शक्ति है, मैं अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने में, या स्वास्थ्य नहीं है तो उसको बनाकर रखने में मैं पूरा अपने संकल्प शक्ति का, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। तो संकल्प शक्ति के साथ कल से हम एक नई जीवन शैली की शुरुआत कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। तो प्राणायाम की अब मैं बात कर रही हूँ, तो प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम होगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होती है क्रिया, इसमें पूरक और रेचक 2 क्रियाएं होती हैं। और इसमें हमारा सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है, लंग्स सबसे अधिक मजबूत होते हैं, क्योंकि हम जितना धीरे गति से साउंडलेस होकर हम इस क्रिया को करते हैं उतने ज्यादा ऑक्सीजन हम 8 गुना 10 गुना ऑक्सीजन का इंटेक अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं और अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। तो रोज आप 2 से 3 मिनट ही सिर्फ करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा लीजिए। तो डीप ब्रीदिंग के साथ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, जैसे जैसे क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी आप इनहेल और एक्सेल कैसे करना है, आंख बंद करेंगे, किसी भी मुद्रा में बैठेंगे। मुद्रा, अब मैं मुद्रा की बात करती हूँ क्योंकि प्राणायाम जब आप करें तो मुद्रा के साथ करने से क्या होता है कि उसका प्रभाव जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए मैं 3-4 मुद्राएं आपको बताऊंगी कि आप उनको नियमित रूप से उनका अभ्यास करिए। एक तो सबसे जो है इफेक्टिव, सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो मुद्रा है वो है लिंग मुद्रा। आप दोनों हाथों को ऐसे, पूरी उंगलियां आपको ऐसे क्रॉस करके ऐसे बनाना है और लेफ्ट हैंड का जो ये अंगूठा है इसको ऊपर रखना है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में गर्मी आती है, जो कफ होता है वो सूखता है, विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी होती है वो पूरी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जीवनी शक्ति बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है इस मुद्रा से। एक ये प्राण
प्राण मुद्रा है, प्राण मुद्रा से भी हमारे अंदर जीवनी शक्ति का संचार होता है। इस मुद्रा में भी हम बैठ के हम प्राणायाम कर सकते हैं। धारणा शक्ति मुद्रा है। धारणा शक्ति मुद्रा में आपको क्या करना है कि अंगूठा और ये जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी है, जो इसमें अंगूठा का जो पहला भाग, दूसरा भाग और मूल भाग जो बॉटम लाइन है, तो ये तीनों का प्रयोग हम करते हैं कुंभक क्रिया में, कुंभक क्रिया को बढ़ाने के लिए। तो जितना अधिक हम कुंभक क्रिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा और हमारे लंग्स की कैपेसिटी, हमारी क्षमता है वो बढ़ेगी। और ऑक्सीजन का इंटेक हमारे अंदर जब जैसे बढ़ेगा तो हमारी हीलिंग पावर, जो हमारे अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो जब हम भस्त्रिका करें तो चलिए हम धारणा शक्ति मुद्रा के साथ मैं बता रही हूँ कि आप भस्त्रिका को कैसे करना है। तो आप इंडेक्स फिंगर और अंगूठा, बाकी की 3 उंगलियां ऐसे रहेंगी। तो इंडेक्स फिंगर को आप अंगूठे के पहला जो हिस्सा है, ऊपर का जो ये पार्ट है, इसको प्रेस करना है, इस पर थोड़ा सा बल देना है। बल देकर फिर आप आंख बंद करके बैठेंगे और लंबा गहरा श्वास भरना है आपको डायफ्राम तक। यहाँ तक नहीं, डायफ्राम तक। जो हमारी रिब्स हैं उसके नीचे डायफ्राम होता है। धीरे धीरे शुरुआत में बहुत सारे लोगों को कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे तो वो श्वास हमारी वहां तक लेने का हमारा अभ्यास बढ़ जाएगा और हम देखेंगे कि हमारे शरीर में कितना हल्कापन आएगा। और जो शॉर्ट ब्रेथनेस और इन सब की जो समस्या है वो सब, क्योंकि कोरोना का एक वन ऑफ द सिम्टम है कि श्वास लेने में तकलीफ, ब्रेथलेसनेस होती है, तो ये सब चीजों पर आपका जो है नियंत्रण होगा। तो भस्त्रिका को हम करेंगे धारणा शक्ति मुद्रा से। तो तर्जनी को अंगूठे के पहला जो हमारा भाग है इसको हम प्रेशर देके ऐसे बैठेंगे, आंख बंद करेंगे और श्वासों के साथ जुड़ना है, सहज और होकर बैठना है। और एक विचारधारा के साथ, जब भी हम किसी भी श्वास को अंदर ले जाएं या बाहर छोड़ें, तो सकारात्मकता को अंदर ले जाएं और नकारात्मकता को बाहर छोड़ें। सकारात्मकता अंदर ले जाने का अर्थ है कि पॉजिटिव एनर्जी को ले जाना है, एक विचार ले जाना है कि मेरे अंदर किसी व्याधि को नहीं रहना है। मैं इस संकल्प के साथ इस अभ्यास को कर रहा हूँ कि मुझे स्वस्थ बनना है, मुझे समर्थ बनना है, ऊर्जावान बनना है, शक्तिशाली बनना है। तो भस्त्रिका को हम कैसे करेंगे? श्वासों का दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर हमको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, और जितना आपकी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, उसको आप श्वास को अगर आप अंदर रोक सकते हैं 2 मिनट, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितनी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आप अगर अंदर अपने श्वास को रोकेंगे तो आपके फेफड़ों की जो क्षमता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। रोकने के बाद फिर इसके बाद आप श्वास को बाहर निकालेंगे। तो जब आप श्वास को बाहर निकालेंगे तो आपके अंदर से क्या विचार बाहर निकलेगा कि ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बाहर निकल रही है, ये निकल रही है मेरी व्याधियां, मेरी नकारात्मकता, मेरे अंदर का जो भी अवसाद है, तनाव है, किसी भी रूप में जो मेरे शरीर और मन आत्मा के लिए मित्रवत नहीं कार्य कर रहा, वो सब मैं इस प्रश्वास के माध्यम से मैं बाहर निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। और मैं अंदर भरते समय इसका अपोजिट सकारात्मकता के साथ श्वास को अंदर लेना है। तो ऐसे हम भस्त्रिका का अभ्यास करें प्रतिदिन 5 मिनट से हम अभ्यास शुरू करके 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जैसे भी आपकी समय आपको अलाउ करता है और आपकी शारीरिक क्षमता आप अलाउ करती है। तो भस्त्रिका के बाद नेक्स्ट प्राणायाम आता है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम, सब प्राणायाम से आप सब लोग भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन मैं अब चूंकि कोरोना के संदर्भ में इनका विश्लेषण कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको समझना होगा कि ये कैसे आपके लिए लाभदायक है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि जो हाई ब्लड प्रेशर या प्रेग्नेंट लेडीज और जो इफ एंड बट्स हैं वो सभी में लागू होंगे, तो उनका अपने बुद्धि विवेक के अनुसार करके ही किसी भी क्रिया या किसी भी चीज को फॉलो करना है। तो कपालभाति में, जैसा कि नाम है कपालभाति, मतलब आपका जो चेहरे का ओज है, कपाल है, उसमें प्रकाशमान होता है। और चूंकि ये मेनली इसमें पेट का रोल है, पेट का कार्य होता है, तो पेट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा तो निश्चित तौर पर बाकी के और जो हमारे क्योंकि हर सिस्टम रिलेटेड है, किसी को हम सेपरेट नहीं कर सकते कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, या हमारा
हड्डियों का निर्माण है, कुछ भी है, सब चीजें इंटर रिलेटेड है। तो किसी भी क्रिया का प्रभाव हर हर एक तंत्र पर पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा इसका जो है ब्यूटी है, कहना चाहिए खूबसूरती है। तो कपालभाति को जब हम करेंगे, प्राणायाम जब भी करें तो कोशिश करें कि साउंडलेस हो, चेहरे पर स्माइल हो, सकारात्मकता हो, पॉजिटिव अप्रोच हो। पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है, सकारात्मक विचार के साथ। अदरवाइज सिंपल एक क्रिया करने से उसका लाभ उतना ज्यादा नहीं होता। और जब हम विचार के साथ किसी भी भोजन को भी हम विचार के साथ अंदर ले जाएं, योग की किसी क्रिया को भी हम विचार के साथ करें, तो उसका जो है कई गुना ज्यादा प्रभाव होता है। तो कपालभाति को कैसे करना है, तो ऐसे ये साउंडलेस होकर इसको, इसमें सिर्फ फोर्स एक्सलेशन होता है, सिर्फ श्वास को बाहर फेंकना है। ऑटोमेटिक इनहेलेशन होता है इन बिटवीन टू एक्सलेशन, जिसमें आपको इनहेल नहीं करना है, सब प्रयास ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो इसका भी अभ्यास आप 5 मिनट से बढ़ाकर कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो भस्त्रिका हो गया, प्राणायाम हो गया। इसके बाद सबसे एक और महत्वपूर्ण प्राणायाम आता है नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई स्तर पर हमारे शरीर को लाभ देता है, शारीरिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी, और आध्यात्मिक स्तर पर भी। शारीरिक स्तर पर कैसे करता है कि अगर हम आधुनिक मॉडर्न साइंस के हिसाब से बात करें, तो हमारे जो दोनों ब्रेन स्फीयर हैं, राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों को बैलेंस करता है। नाड़ियों के स्तर पर बात करें तो जो ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, ये दोनों के बीच में समभाव स्थापित करता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है, दोनों में बैलेंस करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को कैसे करना है, डीप ब्रीदिंग के साथ, साउंडलेस ब्रीदिंग, चेहरे पर स्माइल, पॉजिटिव अप्रोच, एक 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 जो है विचार साथ श्वास को अंदर ले जाए कि मेरी जो भी श्वास ये अंदर जा रही है, एक एक कोशिका को ये पोषित कर रही है, स्वास्थ्य दे रही है, व्याधियों को समूल नाश कर रही है। और एक एक श्वास में जो हम श्वास को बाहर फेंकेंगे कि मेरे शरीर की एक एक व्याधि शरीर से बाहर निकल रही है, और धीरे धीरे मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर रक्त का संचरण सही मात्रा में हो रहा है, मेरी धातुएं पुष्ट हो रही हैं, मेरा मन प्रसन्न है, मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में है, मेरी आत्मा पोषित हो रही है। ये जब भावना रहेगी तो आप बाहरी विषयों से अपने आप को अलग भी कर पाएंगे, नकारात्मकता आपकी अपने आप दूर हो जाएगी। क्योंकि कोरोना का जो ये समय है, कोरोना के समय में सबसे बड़ा एक जो चीज है कि घर में रहते रहते, एक से वातावरण में रहते रहते बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन और स्ट्रेस की समस्या भी हो रही है, और होने की संभावना भी है। तो उन चीजों से बचने के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। मेडिटेशन, ध्यान, जिसको आप जो भी स्वरूप कह लें, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर डिप्रेशन या तनाव हो गया तो फिर ये की और ज्यादा एक बड़ी समस्या है। तो इसको जरूर करना है, इस भावना, इस विचार के साथ, और एक इस संकल्प के साथ अनुलोम विलोम। एक बार मैं एक राउंड करके बता रही हूँ आपको वैसा ही करना है। आप दाहिनी जो है ये तरफ का जो है नॉस्ट्रिल है, जो नाक बंद करेंगे, और ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं, इसको बाईं तरफ से इसको ऐसे बंद करना है। तो ये ऐसे चलेगा। तो लेफ्ट तरफ से आपको धीरे, जितना आप स्लोएस्ट पेस के साथ आप इनहेल करेंगे, उतना ज्यादा लाभदायक होगा। आपको पता होगा कि इस प्लैनेट में सबसे ज्यादा उम्र किस जीव की होती है, कछुए की। और कछुए की जो श्वास की गति है वो सबसे कम होती है। तो योगी जो हमारे पहले के 400 साल, 200, 300, 400 साल जीते थे, उनका अपनी श्वासों पर नियंत्रण था। वो जब चाहे जैसे चाहे श्वासों पर अपना, तो श्वासों पर नियंत्रण ही पूरा खेल है इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में। तो हम अपने श्वासों के माध्यम से ही हमें अपना स्वास्थ्य ढूंढना है, उसी में ही हमारा स्वास्थ्य छुपा है, उसी में ही हमारी समाधि का मार्ग भी छुपा हुआ है। तो अनुलोम विलोम करेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरना है और विचार के साथ भरना है। कैसे करना है, सांस को अंदर भरा और इसके बाद अंदर रोक कर रखना है अपनी क्षमता के अनुसार। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि इसमें आपको प्रेशर नहीं देना। प्रेशर देंगे तो अगर और कुछ ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई बीमारी है तो फिर वो समस्या आ सकती है। तो जितनी आपकी क्षमता हो, क्योंकि क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है।
आपने बाईं तरफ से श्वास को भरा, अंदर रोका, फिर बाईं नाक बंद की और दाहिने तरफ से आपने श्वास को बाहर निकाला। फिर इसके बाद आप दाहिने से भरेंगे और अंदर रोकेंगे और बाईं तरफ से निकालेंगे। तो ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल हुआ। ऐसे ही आपको 10 मिनट 15 मिनट आपको करना है। आपका शुरू में जैसे फोकस नहीं हो पाता या मन नहीं बंध पाता, तो आप कोई एक संगीत लगा सकते हैं जो या घर की बालकनी छत में प्रकृति के उसमें संरक्षण प्रकृति के साथ आप बैठकर करेंगे तो और ज़्यादा उसका लाभ होगा। तो भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। अब इसके बाद आती है भ्रामरी की बारी। भ्रामरी और उद्गीत, ये दोनों प्राणायाम हमारे मानसिक व्याधियों के लिए। अभी तो ये जो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये हमारी शारीरिक व्याधियों के नियंत्रण के लिए, खासकर श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए। चूंकि ये जो समस्या है, हम घर में हैं, महीनों से घर में, आगे भी हमें घर पर रहना है, तो हमें अपने तनाव अवसाद को भी नियंत्रण में रखना है, अपने मन को भी नियंत्रण में रखना है। तो उसके लिए भ्रामरी और उद्गीत को कैसे करना है, अपने अंगूठे से दोनों कानों के छेदों को बंद करना है, दोनों बीच की उंगलियों से आंखों को ऐसे ऊपर रखना है हल्के प्रेशर के साथ, और इंडेक्स फिंगर जो हमारी तर्जनी है, ये हमें अपनी जो आईब्रोज हैं ऊपर बाहों के ऊपर रखना है। जब आप भ्रामरी करेंगे तो दांतों की जो पंक्तियां हैं उनको आप मिलाकर रखिए हल्का सा, तो आप देखेंगे कि एक वाइब्रेशन होगा। दोनों दांतों की जो ऊपर और नीचे की पंक्तियों को हल्का सा दोनों को मिलाकर रखिए, और फिर जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो एक वाइब्रेशन होगा, और वो वाइब्रेशन आपके ब्रेन तक पहुंचता है, और उससे जो है आपका जो ब्रेन है वो बीटा स्टेट में जाता है, और उससे हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनका रिलीज कम होता है, और हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ने के कारण आपके अंदर प्रसन्नता, चेहरे पर जो है आपके एक आत्मबोध होता है, का भाव आता है, आप कंटेंट फील करते हो, आप हैप्पीनेस फील करते हो। आपका जो है हैप्पीनेस का क्वोशेंट धीरे धीरे करके बढ़ता है जब आपका ये अभ्यास नियमित हो जाता है। इसी प्रकार से उद्गीत का में क्या होता है, लंबा उच्चारण आपको करना है। कैसे? आंख बंद करेंगे आप, मुद्रा, जैसे कि मुद्रा मैंने बताया कि प्राण मुद्रा, धारणा शक्ति मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, सिंपल ज्ञान मुद्रा में भी आपका कंसंट्रेशन, फोकस और करने के लिए आप सिर्फ ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हो। लंबा ओम का उच्चारण 3, 5, 7, 11, 21 अपने समय और चीजों के अनुसार आप कर सकते हैं। तो लंबा ओम का उच्चारण मैं आपको एक बार करके बता रही हूँ कैसे करना है। आप भी साथ में भी बैठे हैं, आप भी साथ में करिए और देखिए कि आप कितनी आपकी क्षमता है, क्योंकि जितना लंबा आप ओम का उच्चारण करेंगे उतना ज्यादा आपकी लंग्स की कैपेसिटी का आपको पता चलेगा। तो करते हैं एक बार ओम का उच्चारण, लंबा उच्चारण। ऐसे करके आपको 3, 5, 7, 11 बार जब आप करेंगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, और आपको आपके अंदर जो है इतनी क्रिएटिविटी आ जाएगी, आपको रचनात्मकता आ जाएगी, आपके अंदर सकारात्मकता आ जाएगी, निराशा, हताशा के जो भाव हैं वो सब चले जाएंगे, और आप चीज़ों का, आपका देखने का जो परसेप्शन है वो बदल जाएगा, देखने का जो नज़रिया है, रवैया है वो बदल जाएगा, और वही इम्पोर्टेंट है। वो हमारी रोग प्रतिरोध जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है। तो विचारों का बहुत महत्व है इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए। तो ये हो गए प्राणायाम शारीरिक। उसके लिए मैंने बताया कि आप सूर्य नमस्कार सिर्फ करिए, और अलग अलग आसनों को आपको करने में अगर कॉम्प्लिकेशन है या नहीं समझ में आता कितना करना, कैसे करना, क्या, आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करिए संख्या बढ़ाते हुए। अब इसके बाद मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपको कफ के लिए या कफ के एक्यूमुलेशन उसके रिलीज करने के लिए, लंग्स को मजबूत करने के लिए क्या कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। आप कभी भी खाली बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, बस एक सिंपल कोई बाम लीजिए, कोई तेल लीजिए, मेडिकेटेड ऑयल ले सकते हैं, और
अरे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट की कुछ जैसे स्टिक्स आती हैं, जैसे एक ये है, या कुछ अगर आपके पास नहीं है तो कोई पॉइंटेड चीज, पेंसिल या पेन लेके आपको कुछ मैं पॉइंट्स बता रही हूँ जिसको आप रेगुलर रोज दबाइए। उसमें बीमारी का कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या है, ये एनर्जी का हमारा ब्लॉकेज होता है, जो हमारी नाड़ियां होती हैं जो वो सीधे ब्रेन को कनेक्ट करती हैं। और जब हमारे अंदर विजातीय तत्व जो हमारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, टॉक्सिन्स हमारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उन्हीं को हमें जो एक्यूमुलेशन है उसको लिक्विफाई करना है, उनको हमको हटाना है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, ये जो पूरा एरिया है, ये अंगूठे के नीचे का ये जो पूरा एरिया, इसकी आप बहुत प्रॉपर मसाज रोज करिए। ये यहाँ पर बाम लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए, कोई भी तेल हो उसको लगाइए, और उसको प्रेशर के साथ, जैसे आपके पास अगर ये स्टिक है तो ये जो है इसको आपको इस डायरेक्शन में, यहीं पर थायराइड है, यहीं पर आपका थ्रोट है, तो ये पूरा एरिया आपको कवर करना है। इसके पीछे यहाँ पर ऐसे कवर करना है। ये पूरा लंग्स का एरिया है हमारा। तो जब थोड़ा सा तेल लगाएंगे तो यहाँ पर चिकनाहट आएगी तो हाथ अच्छे से चलेगा। तो ऐसे ऊपर ऐसे डायरेक्शन में करते हुए आपको पीछे इसी तरह से आपको जो ये जो चैनल्स हैं पीछे, यहाँ पर एक्यूप्रेशर आपको करना। आप खाली बैठ के दिन में सुबह शाम 5 मिनट करिए, फिर आपको देखिए, आपको जब करेंगे तब आपको फायदा। मैं अभी आपको बता रही हूँ तो अच्छा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जब आप करेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको लाभ मिलेगा। दोनों हाथ, दोनों पैरों में ये सब पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह से साइनस के पॉइंट्स, चूंकि जब ये श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याओं में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस, कफ, फ्लू के जो भी लक्षण है, बुखार है, ये सब जो है बीमारियां हैं, तो इनसे संबंधित जितने पॉइंट्स हैं इनको आप रेगुलर आप दबाओ। ये जो ऊपर के जो पॉइंट्स हैं इनको आपको दबाना है, ये पूरा एरिया आपको दबाना है। लीवर का पॉइंट दबाना है राइट हैंड में। ये छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर जो है लीवर का पॉइंट होता है, लेफ्ट में नहीं होता, राइट में होता है। तो इसको आपको दबाना है 2 मिनट ऐसे से करके दबाएंगे। अगर आपको दर्द है, इसका मतलब कि आपका लीवर जो है काम अच्छे से नहीं कर रहा। लीवर काम कब अच्छे से नहीं करता, जब हमारा आहार अच्छा नहीं होता, इम्बैलेंस्ड होता है, शरीर के अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, उसके ऊपर ज्यादा बर्डन आ रहा है लीवर को डाइजेशन करने में, या उसके जो भी वहां से एंजाइम सिक्रीशन हो रहा है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो लीवर के लिए हमको राइट हैंड में छोटी उंगली के नीचे ये पॉइंट आप अभी भी आप दबा कर देखो। अगर आपको जरा भी दर्द होता है तो समझिए कि हाँ कुछ समस्या है, और इसको आप रोज दबाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। तो दोनों हाथों में, इधर लंग्स के इधर पॉइंट, ये थायराइड का ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये गले में सोर थ्रोट है, कफ है, तो इनको आपको, ये छोटी छोटी जो है हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं ये बहुत बड़ा लाभ देती हैं। लेकिन कब देती हैं, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। मतलब कि अभ्यास नियमित होने से ही हमारी जो जड़ बुद्धि है वो सुजान होती है, उसमें ज्ञान आता है, उसमें हमको फायदा मिलता है। तो अभ्यास, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। ये नहीं कि हमने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, इसके बाद हम किसी जो है रिजल्ट की उम्मीद करें। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम परीक्षा देते हैं, हम कोई एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देने में जो हम पास होते हैं, किसी एक विषय में भी फेल हैं तो हम फेल माने जाएंगे। लाख हमने और विषयों में हमने डिस्टिंक्शन मार्क्स हमारे आए हों, हमारा उसका कोई फायदा नहीं मिलता। हमें हर विषय में पास होना जरूरी है। तो इसीलिए हर चीज का अपना महत्व है, हर चीज पर हमें बराबर से ध्यान देना है और अभ्यास करना है। और पढ़ाई, अगर हम सोचे कि हम साल भर नहीं पढ़े, 364 दिन हमने कुछ नहीं किया, और 1 दिन पढ़कर हम टॉप कर जाएं या हम पास ही हो जाएं, तो संभव नहीं है। इसी तरह स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य हमारा 365 दिन का अभ्यास है। 365 दिन के हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे का अभ्यास है। माइंडफुलनेस के साथ हमको जीवन जीना है। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है कि हर क्षण हमारी जो इंद्रियां हैं वो हम उनसे कनेक्टेड रहें। भले ही हम आग होती है, हम आग को नहीं उठाते, क्योंकि हमको क्या पता है कि हम जल जाएंगे, हमारा नुकसान पहुंचाएगी। इसी तरह से और भी क्रियाएं होती हैं जो हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो जब हमारा अभ्यास माइंडफुलनेस का बढ़ जाता है तो हमको पता चल जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है और गलत है। तो हमारे निर्णय फिर गलत नहीं होते, वो चाहे हमारे स्वास्थ्य के लिए हो, वो चाहे हमारे वर्क प्लेस में हो, हमारे क्षेत्र में हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेना हो, हमारा कभी गलत नहीं होता जब हम अभ्यास डाल लेते हैं माइंडफुलनेस का।
तो ये योग के स्तर पर अभी जैसे बताया, प्राणायाम हो गया, मुद्राएं हो गई, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हो गए। आप सोते समय, अब आजकल क्या है कि अब कुछ करने को नहीं है, दिन भर घर में रहते 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 क्या है, आदमी कितना खाएगा, कितना सोएगा। तो अनिद्रा की प्रॉब्लम, इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत लोगों में इस समय हो रही है। उनको नींद नहीं अच्छे से आती। नींद भी कई तरीके की होती है, सिर्फ सोना ही सफिशिएंट नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के लिए रेस्टोरेटिव स्लीप होना जरूरी, क्योंकि जो नींद का जो 6 से 8 घंटे जो एक सामान्य व्यक्ति की जो नींद होती है, उस नींद में शरीर अपने आप को हील करती है। जो हमारे टूटे फूटे जो टिश्यूज है, जो सेल्स हैं, वो जो डिजनरेट हो जाती हैं, वो रीजनरेट होती हैं, टिश्यूज जो है फिर से जो है हील होते हैं। तो उस समय हमारी नींद का अच्छा होना जरूरी है। और नींद अच्छी कब आती है? जब हमने पूरा दिन, ये आपने प्रैक्टिकली अनुभव किया होगा, आपका दिन बहुत अच्छा बीता हो, आप का हर काम अच्छा हुआ हो, आप सकारात्मक रहे हो, तो आपको नींद अच्छी आएगी ही आएगी। आपने अगर पूरा दिन ऐसे ही बिताया हो, कोई कार्य सिद्ध ना हुआ हो, पूरा नहीं हुआ हो, बीमार हो या नकारात्मकता रही हो, तो नींद में उसका प्रभाव आएगा। तो जब आप, जैसे कि मैंने शुरुआत की कि सुबह उठने से लेकर, भोजन से लेकर, शारीरिक श्रम से लेकर, तो जब सोने तक की बारी आएगी तो आप बहुत कंटेंट फील करेंगे, आपके अंदर बहुत संतोष का भाव रहेगा कि मैंने सुबह से लेकर अभी तक मेरी जो दिनचर्या रही वो बहुत सकारात्मक थी, और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो आपकी नींद में भी वो प्रभाव आएगा ही आएगा, उसमें बाय डिफॉल्ट आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि कहते हैं कि नींद ना देखे टूटी खाट, और भूख ना देखे जूठा भात। तो जो चीज जब आपको खुल के लगती है, जब आपकी भूख असली होती है, नींद असली होती है, तो ना आप टूटी खाट देखते हो ना जूठा भाट देखते हो। तो जब आप पूरे दिन के थके हुए होगे, आप कंटेंट होगे, आपके अंदर एक संतोष का भाव होगा, तो आपकी नींद अच्छी होगी ही होगी। लेकिन अगर पूरा दिन इधर उधर में बीता, तो नींद पर प्रभाव आएगा। चूंकि अब आज अभी का जो कोरोना का समय चल रहा है, तो चूंकि काम भी सब ये डिस्टर्ब है, अव्यवस्थित है, तो नींद पर प्रभाव आना स्वाभाविक है। तो अनिद्रा की अगर समस्या है, तो मैं एक छोटी सी टिप है जिसको कि, वैसे तो योग निद्रा अपने आप में एक संपूर्ण क्रिया है, और उसको जो है प्रॉपर निर्देशों के गाइडेड उसको कराया जाता है। लेकिन एक अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती हूँ, तो उसमें क्या है, सिंपल आप अंधेरा करके और जो भी बिस्तर में आप लेट जाइए, और अपने शरीर के साथ जुड़ना है, उसमें एक भावना के साथ जुड़ना है, एक विचार के साथ जुड़ना है। आपको नीचे सोल से लेकर हेड तक आपको अपने शरीर के एक एक अंग को जो है इंस्ट्रक्शन देने हैं, और एक स्वस्थ महसूस करना है। और आपको वो इंस्ट्रक्शन कैसे देने हैं, जैसे सपोज आपने पैरों से शुरुआत की, पैरों की उंगलियों से शुरुआत की, तो आप सिंपल एक मैसेज आप सेंड करिए, विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, विजुअलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो करना है आपको। तो आप देखिए, आप बोलेंगे कि मेरे पैरों की उंगलियां पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनमें जो है रक्त संचरण प्रॉपर हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, वहाँ की जो है मसल्स स्ट्रांग है, मेरे पैर मजबूत हैं। ऐसे से करके आपको ऊपर धीरे धीरे आते चले जाना है, पैरों से फिर काफ मसल में आएंगे, आप घुटनों में आएंगे, आप फिर जो है थाइज में आएंगे, लोअर एब्डोमेन में आएंगे, पेट ऊपर करते करते बॉडी के एक एक अंग को आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब नींद आ गई। फिर आपकी वो नींद जो होगी वो होगी हेल्दी, स्वस्थ नींद होगी, और आप सुबह बिल्कुल तरोताजा और अच्छे सकारात्मक उसके साथ विचार के साथ उठेंगे। तो एक अनिद्रा की एक समस्या है, और अगर बहुत ज्यादा अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो उसमें जायफल होता है, जायफल को आप पानी में घिसिए और उसको अपने माथे पर लगाइए, तो उससे बहुत अच्छी नींद आती है। एक आयुर्वेद का बहुत अचूक और सिद्ध एक उपाय है अनिद्रा के लिए, तो वो मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको कुछ जैसे जो श्वसन तंत्र की बीमारियों के आधारित आपको कुछ आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित कुछ ऐसे जो है टिप्स कहना चाहिए या उपाय कहना चाहिए, जिनसे आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, या वो लक्षण है तो आप दूर कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या है, जैसे अस्थमा वाले पेशेंट्स को में जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है वो अस्थमा
जिनको ऑलरेडी है उनको बहुत बचाव रखने की जरूरत है। तो अस्थमा में सबसे ज्यादा हमारे प्रभावित लंग्स होते हैं। लंग्स के लिए जो प्राणायाम वगैरह है वो तो सब करना ही है, लेकिन अगर कफ एक्यूमुलेटेड है तो उसके लिए क्या करना है? अस्थमा वालों के लिए शहद अमृत समान है। शहद को हम 3 तरीके से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? शहद को इनहेल करना है। एक आप बड़े पॉट में, जिनको अस्थमा की समस्या है वो परमानेंट एक बड़े जग में शुद्ध शहद के बारे में ये है कि 1 साल पुराना शहद होता है, तो उसके जो औषधीय जो गुण होते हैं वो बढ़ जाते हैं और वो बहुत प्रभावकारी होते हैं। तो कहीं से शुद्ध 1 साल पुराना अस्थमा के रोगी के लिए अगर शहद मिल जाए तो एक आप जग में भर के रख लीजिए, कांच की बोतल में, और उसको आप डीप ब्रीदिंग के साथ उसको इनहेल करिए। जैसे ये जग है, इसमें शहद भरा हुआ है, तो इसको आप अंदर तक ले जाइए। तो अस्थमा के रोगियों के लिए ये बहुत लाभदायक है और बहुत सारे मरीजों को मैं ये उपाय बताती हूँ और उनको ये बहुत लाभ देता है। तो शहद जो है यूज करना है, क्योंकि ये शहद जो है तो हायर ये अल्कोहल इसमें होता है, नेचुरल अल्कोहल होता है, और एक एथेरियल ऑयल होता है इसमें, जो हमारे जो पल्मोनरी जो है पैरेंकिमा होता है उसको टोन करता है, और जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है उसको क्लियर करता है। जो हनी होती है, जो शहद होता है, तो ये इसकी वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है। तो अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको हनी यूज करना है, इनहेलेशन के साथ, वाटर के साथ, मिल्क के साथ, जिसको जो सूट करे। दूध सूट करता है, आप दूध में शहद मिलाकर पीजिए, गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीजिए, आपका कफ जो है लिक्विफाई होगा और कफ निकलेगा, जो जो जमा हुआ कफ है वो निकलेगा। तो अस्थमा के लिए पहला उपाय मैंने बताया शहद। दूसरा उपाय है मुनक्का। मुनक्का, मुनक्का ना मिले तो किशमिश। रात में आप करीब 10 से 15 मुनक्के, स्पेशली इस पीरियड के लिए मैं बोल रही हूँ जबकि आपके को अस्थमा का अटैक हुआ हो, या कफ, चूंकि कोरोना के समय में कफ के बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाए, या प्रिवेंटिव मोड में आपको करना हो, तो आप रोज मुनक्का 10 से 15 मुनक्का क्या है 150 150 ml पानी में रात में आप सोख करके रख दीजिए। बस 150 ml पानी, 10 से 15 मुनक्का, जितने में पूरा सोख हो जाए। सुबह उसके बीज निकालकर मुनक्कों को अच्छे से चबा के, पूरा पेस्ट, जितना फाइन पेस्ट हो जाए उसको चबा कर आप खा लीजिए, और ऊपर से वो पानी पी लीजिए। तो ये एक दवा के रूप में काम करता है। जो आपका जमा हुआ कफ है अस्थमा के कारण, ब्रोंकाइटिस के कारण, जो आपके जो जितना भी कफ है वो सब धीरे धीरे करके निकल जाता है। कफ के लिए तीसरा उपाय क्या है? एक ये उपाय बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं जितने लोगों को बताती हूँ उनको बहुत फायदा होता है अस्थमा के रोगियों को। आप सब जानते होंगे अलसी। अलसी बहुत आजकल कॉमन हो चुकी है, फ्लैक्सीड जिसको हम बोलते हैं। तो अलसी लेना है आपको, 25 ग्राम के करीब अलसी लीजिए। 400 ml पानी में उस अलसी को आपको डालकर बॉयल करना है। ठीक है, इतना बॉयल करना है कि वो रिड्यूस होकर 1/4 यानी कि 100 ml तक पानी हो जाए। और इसके बाद जब वो 100 ml पानी के बाद जो सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ा सा मसल दें उसको, उसमें क्रश कर दें और छान लें। छानने के बाद उसमें 15 ग्राम करीब मिश्री मिला दें। मिश्री नहीं है तो आप ब्राउन शुगर मिला दें। सफेद जो चीनी है उसको तो अवॉइड करना चाहिए। सफेद मैदा, सफेद चीनी, सफेद नमक, ये सब हमारे लिए जहर होते हैं, ये सब पता ही है, तो इनको हमें स्थान नहीं देना है। तो ये जो हमने छाना पानी, अलसी का पानी जो 100 ml बचा, उसमें मिश्री मिला दें और इसको पूरे दिन भर में 1-1 घंटे में कंज्यूम करना है। तो इससे हमारा जो इकट्ठा किया हुआ कफ, जो हमारे छाती में जमा हुआ कफ हमें महसूस होता है, वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। और इस क्रिया को, इस जो उपाय को तब तक करना है जब तक कि आपका कफ, आपको महसूस ना हो कि ये कफ अभी है। तो इसको आप कर सकते हैं। है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके बहुत जो है फायदे हैं। तो अस्थमा के लिए मैंने हनी बताया, मुनक्का बताया, और ये अलसी, फ्लैक्सीड का उपाय बताया। इसको आप करके आप जरूर देखिएगा। और बाकी प्राणायाम वगैरह तो जो है वो तो करना ही करना है। इसके बाद ब्रोंकाइटिस में जैसे जो लोगों को साइनस है, ब्रोंकाइटिस है, इन सब में भी समस्या है। ये भी सब श्वसन तंत्र की समस्याएं हैं। जिन लोगों को अनियन सूट करता है, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, गार्लिक अनियन खा तो लेते हैं लेकिन उनका जूस अगर वो एक्सट्रैक्ट करें तो वो नहीं ले पाते, लेकिन जो लोग ले लेते हैं उनके लिए ये जो प्याज है, प्याज का रस बहुत अमृत के समान है। तो प्याज का रस में क्या आप लेमन, अदरक,
बराबर बराबर मात्रा में उसको लेके आप चाय की तरह भी पी सकते हैं। खाली सुबह खाली पेट पिए तो जो गले में जो जमा हुआ कफ है वो निकल जाएगा। ये शर्तिया इलाज है, आप इसको करके देखिए। अब चूंकि गर्मी भी आ गई तो प्याज नुकसान नहीं करेगी। तो ब्रोंकाइटिस में आपको ये प्याज के रस का अदरक के साथ, शहद के साथ, नींबू के साथ, ये कॉम्बिनेशन आप अपनी शरीर की सुविधा के अनुसार, कोई चीज क्या आपके पास अवेलेबल है नहीं है, आप उसके अनुसार इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। लेमन जो नींबू, बहुत सारा मिथ है लोगों को कि कफ में नींबू का प्रयोग से कफ बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। नींबू तो विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है, तो उसको तो हमें लेना ही लेना है। गर्म पानी के साथ हम उसको लें, और जैसा कि मैंने अभी अनियन जूस बताया उसमें डालकर आप लें। तो नींबू कम आप अगर एक नींबू तो आपको लेना ही है। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप 2 नींबू भी ले सकते हैं। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो सब विटामिन सी के अच्छे सोर्स है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे बड़ा जो है सोर्स है। विटामिन सी की जब बात आई तो मैं आंवले को नहीं भूल सकती। आंवला, आयुर्वेद में 2 चीजें, आंवला और हरड़, इन दोनों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आंवले का जो स्थान है वो है वयस्तापक, मतलब कि आयुवर्धक, और हरड़ का जो स्थान है वो है निरोगी बनाने के लिए। तो दोनों का अपना एक समान स्थान है, लेकिन उसके प्रभाव अलग हैं। तो आंवला विटामिन सी का वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है। आंवला ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको कि खट्टा पदार्थ है, जिसको कि हम दूध के साथ ले सकते हैं। इस और कोई खट्टी चीज अगर हम दूध के साथ लेंगे तो वो विषाक्त हो जाती है, वो हमारे अंदर टॉक्सिन्स को पैदा करती है। तो आंवला एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम पूरी तरीके से कायाकल्प कर सकते हैं, साल भर ले सकते हैं। 365 दिन आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। आप आज से शुरू करें आंवले का सेवन, और 1 साल के बाद आप अपने शरीर में फर्क देखिए। मैं आपको एक कहीं दूर नहीं जाती हूँ, बताती हूँ कि मेरे अपने घर में उस चीज का क्या प्रभाव है। मेरी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां बचपन से ही आयुर्वेदिक जीवन शैली में पली बड़ी हैं। चूंकि अब घर पर ही डॉक्टर है तो किसी और विधा में जाने का कोई प्रश्न नहीं है। वो कभी हॉस्पिटल नहीं जाती, उन्होंने कभी एंटीबायोटिक्स नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्योंकि उन्होंने जो जीवन शैली है, जो जैसी प्रकृति पर आधारित, प्रकृति के नियमों पर आधारित होनी चाहिए, उनका उन्होंने बचपन से पालन किया। मैंने किया उनके साथ और कराया। तो आज ये है कि आज वो कभी हॉस्पिटल नहीं जाते। उनको किसी भी तरीके की छींक, जुकाम कुछ होता भी है तो एक वो अपने आसपास की चीजों से ही उपाय खुद ही अब ढूंढ लेती हैं। वो जो गिलोय तुलसी नीम का सुबह नियमित से एक, कोई आप एक ड्रिंक ऐसा रखिए, उसमें मैं ये नहीं कहती कि आपको गिलोय लेना है, तुलसी लेना है, नीम लेना है। मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप कोई एक ऐसा ड्रिंक जरूर लीजिए। क्योंकि ये जितनी भी औषधियां हैं इनका जो गुण है वो है क्षार। क्षार सुबह सुबह लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो आहार होता है, जो हम रात में खाना खाते हैं, और सुबह तक का जो 8 से 10 घंटे का जो हमारा बीच का गैप होता है, और उस बीच में जो पाचन तंत्र से जो भी एंजाइम्स निकलते हैं, जो भी वो एसिडिक प्रभाव के होता है, और उस एसिडिक प्रभाव को कम करने के लिए हमें पहला जो आहार है, जो पहला इंटेक है, जो हमारे शरीर में पहला खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जाना चाहिए, वो होना चाहिए एल्कलाइन, क्षार। तो हमारी बॉडी फिर वो बैलेंस हो जाएगी। अगर हमने, और गलती हम क्या करते हैं कि हम सुबह सुबह चाय कॉफी पी लेते हैं। चाय पी ले, बिना चाय के नहीं चलता, बिना कॉफी के नहीं चलता। तो वो क्या होता है, एसिड में और एसिड जाकर हमारे शरीर में और व्याधियां वो धीरे धीरे करती जाती हैं। और हम चूंकि अपने जीभ से परेशान हैं, हम अपने स्वाद से परेशान हैं, हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन उसके विज्ञान को आप समझिए, क्यों नहीं पीना है। आप सुनते तो बहुत है, चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? क्योंकि 10 से 12 घंटे के गैप के बाद आपकी शरीर में जो अम्लता है, जो एसिडिटी है, वो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। आपने चाय कॉफी से उसको और बढ़ा दिया। तो क्या लेना है, आप कोई भी एक ड्रिंक बना लीजिए। इस पूरे कोरोना पीरियड में खासकर आप इम्यूनिटी के लिए एक सुबह अपने पूरे परिवार के लिए, ना सिर्फ आप अपने लिए, क्योंकि इम्यूनिटी पूरे परिवार की बढ़ेगी। तो कोई भी जब समस्या होगी, तो होता क्या, जनरली अगर किसी को फ्लू हुआ तो बाकी के लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जब सबकी इम्यूनिटी एक साथ बढ़ेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सजेशन दे रही हूँ कि आजकल आप सुबह उठते ही जो भी घर में किचन में काम करता हो, आपको इनमें से जो जो भी चीजें मिले वो आप लेके एक अच्छा सा हेल्दी ड्रिंक बनाकर और घर के जितने सदस्य हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए।
बच्चे हैं, बच्चों को फ्लास्क में अपना उनका अलग दे दीजिए, तो तुमको ये पूरे दिन में कंज्यूम करना है, या अपना आप एक अलग, तो आपको अपनी मात्रा भी पता होगी और उसका पूरा इनटेक भी आपको जाएगा। तो क्या करना है, उसमें गिलोय, तुलसी, नीम, काली मिर्च, सोंठ, मिश्री, मुलैठी, हल्दी, इतनी चीजें मिलाकर, आपके घर में अगर 4 सदस्य हैं, 4 लोगों का आपका परिवार है, तो इसमें पर डे एक बड़े एडल्ट का जो इनटेक होना चाहिए वो कम से कम 250 ml का इनटेक होना चाहिए, बच्चे का 100-150 ml तक का होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप पानी में उस मात्रा में आप एक सुबह सुबह ड्रिंक बनाकर, और फ्लास्क में 4 लोग हैं, 4 फ्लास्क लेकर आप भर कर रख लीजिए, और अपने अपने वर्क प्लेस में, कोई जो पढ़ाई कर रहा हो, जो किचन में, और हर 1 घंटे में आप जाइए और उससे 2 सिप ले लीजिए। तो उससे क्या होगा, जो दिन भर में जो आपका जो कफ होगा वो चला जाता रहेगा, और आप एनर्जाइज रहेंगे, आपको एक ऊर्जा मिलती रहेगी। आप पूरा एक साथ सुबह न पीने की जगह आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पीते रहेंगे, और शाम तक में पूरा उस ड्रिंक को कंज्यूम कर लेना है। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है हेल्दी ड्रिंक का। तो आपको जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो आप देख लीजिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। उसको आप एक बड़े बर्तन में, स्टील के बर्तन में, एल्यूमिनियम में नहीं बनाना है, स्टील में बनाना है। उसको बनाकर फिर आप कांच के या स्टील के किसी भी फ्लास्क में भर के रखिए। गुनगुना पीना है, ठंडा नहीं पीना है। गुनगुना पियेंगे तो कफ मेल्ट होगा। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और चूंकि क्या होता है ना कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि अच्छा अब आप ये इतना 25 ml लीजिए, 50 ml लीजिए, फिर दिन भर आपके बनाने में आलस से आता है। ये एक प्रैक्टिकल मैंने प्रॉब्लम देखी है, और ये 1-2 दिन तो आदमी उत्साह में कर लेता है, लेकिन फिर पूरे दिन भर में वो नहीं हो पाता, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो इस डिसकंटिन्यूटी से बचने के लिए हमें क्या करना है, हम सुबह एक बार की मेहनत कर लें, एक ही बार में आप बना के रख लो और फ्लास्क में रख लो, उसको उसी गरम गरम आपको पूरे दिन भर में कंज्यूम करना है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी मैंने टिप बताई है। गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, सोंठ, मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री, इन सबको अच्छे से क्रश करके, उबाल के, जब वो थोड़ा राइज्ड हो जाए उसको छान के आप भर के रख लीजिए। और फिर आप देखिएगा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल सर्वोच्च, बिल्कुल हायर लेवल पर चली जाएगी, along with other measurements, not only with that milk, सॉरी ड्रिंक, उस ड्रिंक पर नहीं, लेकिन उसका एक बहुत मेजर रोल होगा। तो ये मैंने बताया कि कफ एक्यूमुलेट हो तो उसमें आपको क्या जो है उपाय करने हैं। ब्रोंकाइटिस है या साइनस है या एस्थमा है, तो उसमें आप ये सब चीज़ें आपके आसपास ही हैं। हमारी जो रसोई, भारतीय रसोई है ना, वो अपने आप में एक तरीके की औषधिशाला है। हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने अगर पुराने कई 2 पीढ़ियों से पहले का जीवन देखें तो डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। जीवन शैली ही अपने में एक डॉक्टर था और हम स्वस्थ रहते थे। उसी चीज को हमको पुनः लाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि ये इतने साल पुरानी चिकित्सा पद्धति, लेकिन हम उसको जब तक व्यक्तिगत स्तर पर अपने स्वयं के जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, हम दूसरे को शिक्षा नहीं दे सकते और उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा ही एक बेहतर जीवन, स्वस्थ जीवन, संपूर्ण जीवन, होलिस्टिक हेल्थ दे सकती है, क्योंकि ये निरापद है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये प्रकृति से जुड़ी हुई है। हमारे जो 5 तत्वों का पोषण करती है। चूंकि हम प्रकृति का अंश हैं तो हम उससे दूर नहीं जा सकते। तो ये हमें सोचना होगा और ये हमें घर में एक कल्चर डेवलप करना होगा। वो खाने के नियम हो, वो चाहे पकाने का नियम हो, कैसे खाना है, कैसे पकाना है, शाकाहार की ओर प्रवृत्ति होना है, मांसाहार धीरे धीरे करके हटाना है। क्योंकि शाकाहार जो होता है वो हमारे अंदर बहुत सारे अच्छे गुणों को जो है पोषित करता है और हमें ईश्वर के करीब लाता है, हमको सात्विक बनाता है। और ईश्वर, आप मंदिर जाते हो, मंदिर में कभी नॉनवेज का प्रसाद नहीं चढ़ाते। पर्सनल लाइफ में तो आप नॉनवेज खा लोगे, लेकिन मंदिर में आप नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि ईश्वर को साथ आप वहां आरती गाते हो, आप वहां भजन करते हो, आप गलती से भी गाली नहीं देते। बाहर आके भले ही आपकी चप्पल चोरी हो जाए, आप गाली दे दोगे, लेकिन मंदिर के अंदर सात्विक ही वातावरण होता है। तो वो ईश्वर तो हमारे अंदर भी है ना, हमारे अंदर ईश्वर का वास है, ये सब हम जानते हैं। तो फिर उस ईश्वर, उस मंदिर के साथ इतना अपमान क्यों?
उसके साथ इतना भेदभाव क्यों? हमको मंदिर में बैठे ईश्वर को सिर्फ नहीं साफ सफाई करनी है या सात्विक आहार, सात्विक विचार का भोग लगाना है, हमारे अंदर बैठे हुए ईश्वर को हमको सात्विक आहार रोज देना है, सात्विक विचार देना है, और जो हमको उस सर्वोच्च सत्ता से जोड़ता है, उन गुणों को विकसित करना है। और यही एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है आज की डेट में, क्योंकि समाज में जो भी आज चीजें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं संवेदनहीनता है, लोगों में जो है एक दूसरे के प्रति जो है कंपैशन नहीं है, एक समझ नहीं है, अपने का भाव है, एक हम दो हमारे दो का भाव है। ऐसे इस सोच से थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये सब आएगा। कब आएगा? जब हम इन जीवन शैली को हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो हमारे अंदर आएगा, हमें कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम अपनी जीवन शैली को जो है सात्विक बनाएं, प्रकृति पर आधारित बनाएं, ईश्वर के हम करीब रहें, ईश्वरीय गुणों को आत्मसात करें, ऐसी हमारी दिन भर की जो है हमारी जो है क्रियाएं हों। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई। एक दूसरा हमारे यहाँ उपवास, फास्टिंग का बहुत महत्व रहा है शुरू से, समय समय पे, वो चाहे नवरात्र हो, एकादशी हो। तो जो फास्टिंग थी वो सिर्फ कर्मकांड नहीं थी, फास्टिंग एक बहुत ही वैज्ञानिक, अभी तो जापान के एक वैज्ञानिक हैं, उनको इस उपवास पर ही रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है कि उपवास करने का हमें क्या फायदा होता है। उससे कैंसर के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा लाभप्रद बताया कि हम अगर उपवास रखें तो हमारे जो कैंसरस सेल्स हैं वो जो है डिजनरेट होती हैं, और डिजीज जितनी सेल हैं वो सब किल होती हैं। उपवास का उन्होंने इतना लाभ बताया है। तो कोरोना के जो समय में चूंकि हमारा मूवमेंट बहुत कम है और इनटेक कभी कभार हम ज्यादा भी हो जाता है, दिन भर में कुछ बनाना खाना कुछ भी चलता रहता है, तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना। तो एक दिन फास्टिंग का जरूर रखें, और फास्टिंग में ही सिर्फ कुछ अनाज नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ एक लिक्विड डाइट पर आपको कोई भी, आप सब्जी का जूस ले लीजिए, आप सूप ले लीजिए, आप कोई फल ले लीजिए या फ्रूट जूस ले लीजिए, जो आपके शरीर के अनुकूल हो, जो आपको पचता हो, जो सुपाच्य हो। तो उससे क्या होता है कि जो 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 बीते दिनों में आपके अंदर जो चाहे अनचाहे, कुछ चीजें चाहे के होती हैं, कुछ चीजें अनचाही होती हैं। अनचाही चीजें क्या हैं? जैसे बाजार में मिलावटी सामान हो गया, खाद पानी का सामान हो गया, तो उसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमको उस व्यवस्था में जीना है। हमारा नियंत्रण नहीं, हमारा नियंत्रण अपनी चीजों में है। तो जो हमारी चीजों में नियंत्रण है उस पर तो हमें पूरा प्रयास करना है। फिर धीरे धीरे हम सामाजिक जो कुरीतियां हैं या जो चीजें हैं उनमें हम जाएंगे, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब हम व्यक्तिगत रूप से मजबूत होंगे। तो हमें जो है व्रत उपवास क्यों रखना है कि जो बीते दिनों में हमने गलत आहार विहार में दोनों बोल रही हूँ, ना सिर्फ भोजन, विहार, विचार भी, जो भी हमारी जीवन शैली है, उन सबको हमें डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स मतलब शरीर से निकालना है। तो भोजन के स्तर पर हमें जो है ये व्रत उपवास ये करता है, और उपवास में हम जो है पूजा पाठ बढ़ाते हैं, माला करें। माला 108 की माला होती है, इसी बहाने हम भगवान का नाम लेते हैं, हम कनेक्ट होते हैं। महामृत्युंजय करें, गायत्री मंत्र करें, कोई भी जो भी आपकी श्रद्धा, कोई बीज मंत्र है, आपका गुरु मंत्र है। तो उपवास के दिन हम ईश्वर से थोड़ा सा और अपना निकटता बढ़ाएं, हम अपनी जो है दूरी कम करें। तो ये सब उपवास के हमारे अंग होने चाहिए। तो उपवास भी हमारे लिए औषधि का काम करता है। तो ये कोरोना के समय में कैसे हम इम्यूनिटी बढ़ाएं, आहार विहार ऋतुचर्या दिनचर्या के माध्यम से, तो ये मैंने बताया। और इसमें अब आपके जो है कुछ प्रश्न हैं तो बताइए, और मैं उसका और भी कुछ आपके जो प्रश्न हो तो बताइए, मैं उनके जवाब देने का प्रयास करूंगी। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और आप सब मुझे पूरी
उम्मीद है, विश्वास है कि आप जो भी आज चर्चा हुई, आप सबसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने कुछ अच्छा मुझसे लिया होगा ज्ञान, जो भी मैंने जानकारी दी। लेकिन मुझे संतोष तब होगा जब आप इस जानकारी को अपने जीवन में लाएंगे, उसका अभ्यास में डालेंगे, तब मेरा ये जो प्रयास है, एबीवीपी के मंच से आपसे जुड़ने का जो ये प्रयास है, वो तभी सार्थक होगा। ये समझिए कि मैं आज एक बीज डाल के जा रही हूँ। अब उस बीज को आपको खाद पानी देकर पोषित करना है, उसको एक पौधा बनाना है, उसको एक वृक्ष बनाना है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं समय समय पर आपको और भी विषयों पर जानकारी देती रह सकती हूँ, अगर आपका आग्रह होगा और आपको लगता है कि आपको ऐसे जो है, जो वार्ता है, ऐसे सेशंस हैं, उनसे आपको जो है लाभ हुआ, मिल रहा है। लाभ तब होगा, कंसिस्टेंसी जरूर रखिएगा, बीच में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, समय अवधि कम हो सकती है लेकिन क्रिया नहीं रुकना। कोई भी चीज में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, संकल्प के साथ करिए, सकारात्मकता के साथ करिए और रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप पढ़ाई में मेहनत करते हैं, एग्जाम में मेहनत करते हैं, तो आपको आप मार्क्स अच्छे लाएंगे ही लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर आप उम्मीद रखें कि अब मेरा IAS में सिलेक्शन हो जाए, PCS में सिलेक्शन हो जाए, मैं टॉप कर जाऊं, तो ये संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के लिए तो ये समझना होगा कि पहला सुख निरोगी काया क्यों कहा जाता है, और इस सुख को अर्जित करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना ही होगा। आलस्य के साथ हम इस जो है कहना चाहिए, इस पूंजी को हम अर्जित नहीं कर सकते। ये पूंजी है, ये हमारी पूंजी है। हमारा सब कुछ चला जाए, हमारी धन दौलत, हमारा जितना संग्रह किया हुआ, हमारे संचित की हुई, हमारा जितना मेटेरियलिस्टिक हमने जो है चीजें इकट्ठा की हैं, ये सब चला जाए, लेकिन क्या नहीं जाना चाहिए? हमारा पुरुषार्थ, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक, ये तीनों हमारे पास है। हम फिर से एक महल खड़ा कर सकते हैं। और शरीर का स्वास्थ्य, ये चार चीजें हमारा स्तंभ है। ये चार चीजें हमारा कोई नहीं छीन सकता। हमने अपना इसको बनाया हुआ है। हम फिर से अपना गिरा हुआ जो ढह जाती है कोई चीज, उसको हम फिर से खड़ा कर सकते हैं। और इसी पर आपको काम करना है और अपने स्वास्थ्य को बचा कर रखिए, वो सबसे बड़ी पूंजी है। यही मेरा जो है आग्रह है, निवेदन है। और कोई और जानकारी चाहिए तो मैं अभी हूँ, आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आप पूछ सकते हैं। अंकित शुक्ला, अयोध्या, आयुष मोहन शुक्ला, विकास जी, अंशु जी, मैं जितने लोगों का नाम पढ़ पा रही हूँ सबको मेरा लैंड ऑफ स्माइल कहते हैं थाईलैंड को, बैंकॉक की धरती से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। और अरविंद श्रीवास्तव जी, अमित सिंह जी, लवकुश मौर्य जी, शांति फतेपरा, ओके, सर्वेश सिंह जी, अंकित शुक्ला, अयोध्या। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस समय और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात कर, जुड़ के। और उम्मीद है कि आप आज की जानकारी को जरूर अपनाएंगे। और मुझे संपर्क करने के लिए आप, अगर आप कागज पेन लिए हुए हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी लिख सकते हैं और उसमें आप भविष्य में मेरी वेबसाइट में उसमें पूरा डिटेल आपको दे दूंगी, तो आप उससे कनेक्ट होकर और आगे भी स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। और जानकारी लेने के लिए तो आप लिख सकते हैं dralka@agathhealthcare.com। तो इस मेल आईडी पर तो बहुत सारे लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। आप सबको भी जो है मेरा प्रणाम। बिल्कुल योग करें, निरोग रहें। बिल्कुल योग में ही जो है निरोगी काया का जो है सार छिपा हुआ है। प्रकृति में ही सार छिपा हुआ है। प्रकृति ही हमारी है जननी है, हम उनकी संतान है। तो संतान और माँ का जो रिश्ता होता है वो वात्सल्यपूर्ण होता है। प्रकृति हमसे कभी छलावा नहीं करती। प्रकृति हमारी, जैसे हमारी माँ हमें 9 महीने पेट में रखकर हमारी पूरी केयर करती है और बड़े होने तक वो भाव रखती है, प्रकृति भी हमारी
ऐसी ही है और हमें भी अपनी माँ की तरह प्रकृति का सम्मान करना है, उसको संरक्षित करना है, उसको किसी भी आपदा से बचाना है। जितना दान कर चुके वो गया सो गया, लेकिन अभी हमें बची हुई चीजों को संरक्षित करना है, पोषित करना है। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कोरोना के माध्यम से, कोरोना वैश्विक महामारी के माध्यम से, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं है तो हम नहीं है। प्रकृति का अस्तित्व हमसे नहीं है, हमारा अस्तित्व प्रकृति से है। ये चीज हमेशा हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हम भूल जाते हैं जब हम मेटलिस्टिक जो हमारा जो वर्ड है, इसमें जब हम जीते हैं तो अपने इस सुख भरी जो जिंदगी है इसमें हम भूल जाते हैं कि और भी चीजों से हमारा अस्तित्व। लेकिन जब ऐसी मार पड़ती है ना, अब देखिए ना, आज जो है अमीर गरीब कितना भी ऊंचा बड़ा सब एक लेवल पर आ गए, सबकी मूलभूत आवश्यकताएं सीमित हो गई, सब एक लेवल पर है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि यही यथार्थ है, यही सच्चाई है कि हम सब एक ही लेवल पर हैं। अर्जित हमने कितना भी कुछ भी किया हो, लेकिन हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं नहीं बदलेंगी। हम प्रकृति को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्रकृति एक समय तक बर्दाश्त करती है, लेकिन जब वो अपना रौद्र रूप दिखाती है तो फिर हम मानव असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमारा नाश है। शरीर के स्तर पर, समाज के स्तर पर, हर स्तर पर सिर्फ नाश है। तो ये भी चीज हमें समझनी होगी। अपने स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे लगता है जो जितने लोग जुड़े हैं युवा वर्ग ज्यादा है, तो ये हम सब इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है। आगे सुरक्षित भविष्य के लिए आगे आने वाले नौनिहालों को एक सुंदर समाज देना है, तो ये हमें इस पर कार्य करना होगा, मिलकर कार्य करना होगा, सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों का अर्जन करने के लिए सुस्वास्थ्य का होना जरूरी है, क्योंकि बीमार शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते, ना धर्म अर्जित कर सकते हैं, ना अर्थ अर्जित कर सकते हैं, काम मोक्ष ना मोक्ष अर्जित कर सकते हैं। तो हमें पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और स्वस्थ शरीर के साथ फिर हम आगे की अपनी जीवन की यात्रा बहुत मंगलमय तरीके से कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो मैं जो है इसी, मैडम प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी ऑन। ओके, मैं आपकी कमेंट्स बाद में देखकर या मैं एक कमेंट में डाल देती हूँ अपना ईमेल आईडी, उससे आप लोग अभी मैं लिख देती हूँ, आप ईमेल उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये मैंने कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाला है और आप इस ईमेल आईडी में मुझे संपर्क कर सकते हैं और जिसकी जो भी समस्याएं हैं वो स्टाइल डिजीज रिलेटेड हो, कोई भी जीवन शैली से संबंधित हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति से संबंधित, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी जो समस्या का जब मैं समाधान आपको दे पाऊँ। और मैं इसी नोट के साथ आज की इस चर्चा को मैं विराम दूंगी और उम्मीद है कि आप सब ने आज की शाम को आनंद के साथ कुछ जानकारी ली होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और चलिए, आप जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, धारणा शक्ति मुद्रा के साथ बैठकर 3 बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे और एक मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। चूंकि ये वैश्विक महामारी है और हमारे भारत देश की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है, तो पूरा विश्व निरोगी हो और सब सुखी हो, सबके दुख कम हो, इसी भावना के साथ हम इस आज की वार्ता का हम जो है समापन करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे धारणा शक्ति मुद्रा के साथ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, ओम।